Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter electrostatic potential and capacitance. और आज का जो टॉपिक है वो आपका न्यूमेरिकल से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें कैविटी से रिलेटेड और कॉन्सेंट्रिक स्फीयर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं उन्हें आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम लोग जैसे मैं आपके पास में क्वेश्चन से ही आज के लेक्चर की शुरुआत कर लेते। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। मान के चलो हमारे पास में कुछ ऐसी सिचुएशन है, देखो ये एक कॉन्सेंट्रिक शेल है। क्या है? कॉन्सेंट्रिक शेल है। अब कॉन्सेंट्रिक शेल है तो मैंने कुछ ऐसा बना दिया इसको, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक शेल है, ये इसका क्या है? सेंटर है। अब मैंने यहां पे आपसे पूछा, मान के चलो यहां पर इस सेंटर से आर दूरी पर मैंने एक पॉइंट चार्ज क्यू रख दिया। ध्यान सुनो, मैंने क्या बोला? सेंटर से आर दूरी पर एक पॉइंट चार्ज क्यू रख दिया और मैंने आपसे सवाल पूछ लिया, फाइंड पोटेंशियल एट सी। तो क्या ये सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यही क्वेश्चन है, बोलो। अब यहां पर एक चीज है और थोड़ा सा लिख लीजिए, पहले ही मैं इंक्लूड कर देता हूं। ये वाली जो रेडियस है वो इनर रेडियस R1 मान लीजिए और ये आउटर रेडियस R2 मान लीजिए। और ये क्या है? मेटलिक क्या है? शेल है। मेटलिक क्या है? शेल है। जो हम लोग कैविटी की, देखो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? मेटल के अंदर की कैविटी चल रही थी, तो उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल बनेंगे। अब उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल बनेंगे तो आपको हमारे सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो वो टेढ़ी मेढ़ी कैविटी के सवाल हमको नहीं पूछे जाएंगे, हमको पूछे जाएंगे कंसेंट्रिक वाले, जहां पर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होंगे। उसी से रिलेटेड सवाल यदि एग्जामिनर हमसे पूछता है तो इसी से रिलेटेड पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? श्योर हैं? चलो तो आगे बढ़ जाओ और इस सवाल को सोचने की कोशिश करो। मैंने क्या बोला है सवाल में, ध्यान से रखना। क्यू चार्ज को मैंने सेंटर पर नहीं रखा है, मैंने क्या किया है उसको आर डिस्टेंस पर रखा है। ऑलरेडी मैंने क्या किया, उसको आर डिस्टेंस पर एक चार्ज को रखा है, ठीक है। और मैं पूछ रहा हूं कि सेंटर पर पोटेंशियल कितना आएगा, दैट इज माय क्वेश्चन। तो अब इससे सवालों में आपको ध्यान रखना है, क्या है मालूम है क्या? देखो सबसे पहले तो क्या होगा, ये बेटा ये है आपका मेटल, ठीक है। सो मेटल होने के कारण यहां पर जब आपने प्लस क्यू चार्ज रखा तो इसकी इनर साइड पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और बाहर की पे प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। यस और नो? सो ओवरऑल टोटल यहां पर चार्जेस कितने हो गए? 3 चार्जेस हो गए। एक जो प्लस क्यू जो आर दूरी पर था, एक माइनस क्यू जो यहां पर इनर रेडियस R1 पे आया, और एक प्लस क्यू वापस से जो इस माइनस क्यू के कारण फिर से इंड्यूस हुआ, प्लस क्यू जो कि R2 पर आया। बात समझ में आ रही है? दीज आर द इंड्यूस्ड चार्जेस, दीज आर द इंड्यूस चार्जेस। वैसे ओवरऑल देखो माइनस क्यू प्लस क्यू तो वैसे है ही नहीं फिर कुछ, लेकिन सिंस चार्जेस इंड्यूस हो चुके हैं तो उनके कारण भी अब यहां पर आपको पोटेंशियल लिखना पड़ेगा। सो ओवरऑल देखिए, फॉर पॉइंट सी, यदि मैं बिंदु सी के लिए बात करता हूं, सो यहां पर देयर आर 3 चार्जेस, देयर आर 3 चार्जेस। बोलो यस और नो? अब यदि यहां पर ये 3 चार्जेस आ चुके हैं तो क्या हर एक के कारण आपको पोटेंशियल लिखना पड़ेगा? यस और नो? तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। तो मैं सबसे पहला वाला जो पोटेंशियल लिखता हूं इस क्यू चार्ज के कारण लिखता हूं, तो ये लिखा जाएगा बेटा VC1 लिख देता हूं मैं इसे, तो ये आएगा K इंटू क्यू अपॉन आर। क्यों? क्योंकि मैंने भैया क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल लिखना था, वो मैंने लिख दिया। अब दूसरा देखिए क्या है, जो दूसरा मैं बात करता हूं वो है इस माइनस क्यू चार्ज के कारण, ये सेकंड है मेरे पास में, ड्यू टू माइनस क्यू, ठीक है। अब ड्यू टू माइनस क्यू, तो यहां पर देखिए क्या सिचुएशन हो रही है। ड्यू टू माइनस क्यू की सिचुएशन कुछ इस तरह से है, ये एक तरह से खोखले गोले की तरह, इट विल एक्ट लाइक अ हॉलो स्फीयर हो गया है। ये क्या हो चुका है? हॉलो स्फीयर हो चुका है। यस और नो? जिसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है, जिस पर कितना चार्ज है? माइनस क्यू चार्ज है। और यहां पर इसके अंदर के किसी भी पॉइंट पर आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला रिकॉल कर लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। आप याद कीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर कितना आता था? तो भैया देखो इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है और अंदर के किसी भी पॉइंट पर यदि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लिखना है तो आप बोलोगे इसे मैं VC2 लिख देता हूं, तो ये आएगा माइनस का KQ अपॉन, अपॉन क्या लिखा जाता है? क्या डिस्टेंस लिखी जाती है या रेडियस लिखी जाती है? तो रेडियस लिखी जाती है, तो बेटा ये आएगा R1। बोलो सही है? माइनस KQ अपॉन R1। यही चीजें आज आपको लेक्चर में पकड़नी है, बस सिंपल है एकदम।
यहां पर परेशानी हो लेक्चर को दोबारा देखने की कोशिश करना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूं। देखो इसके लिए आपको पहले फॉर्मूला रिकॉल करना है, एक लेक्चर पहले वाला, प्रीवियस नहीं, प्रीवियस से पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने हॉलो स्फीयर के फॉर्मूले देखे थे, उससे प्रीवियस के लास्ट सेशन से लेकर के और कल परसों के मतलब बोल सकते हैं लेक्चर नंबर, अभी ये आपका लेक्चर नंबर 6 चल रहा है, 5, लेक्चर नंबर 3 के एंडिंग का छोटा सा पार्ट और लेक्चर नंबर 4 के स्टार्टिंग का थोड़ा सा पार्ट, वो सब आपको एक बार रिवाइज करना है, तभी आप इन फॉर्मूलेज को लिख पाओगे, नहीं तो गड़बड़ी होगी बेटा। इज इट क्लियर टू यू? ओके, सो ये वाला पॉइंट हो गया। अब हम लोग एक पॉइंट पर और चर्चा कर लेते हैं और वो पॉइंट है कुछ इस प्रकार से कि भैया देखो अब ये प्लस क्यू चार्ज के कारण भी तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, तो हम लोग उसे थर्ड वाला पॉइंट लिख देते हैं। अब जगह नहीं है यहां पे, तो मैं थोड़ा सा अगले पेज पर लिख रहा हूं। सोचिए आपके पास में ऐसी सिचुएशन है कि बेटा देखो ये यहां पर इसकी रेडियस r3 है और इस पर चार्ज प्लस क्यू है और ये वाला पॉइंट आपका पॉइंट सी है जिस पर आपको पोटेंशियल लिखना है। बोलो सही बात है? सो कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे पोटेंशियल, यहां पर क्या लिखा जाएगा पोटेंशियल बोलो? अरे रेडियस कितनी है इसमें, r2 है, सॉरी r2 है, मैंने r3 लिख दी क्या, r2 है यहां पर रेडियस, तो आप लिखोगे vc3 विल बी इक्वल्स टू k, चार्ज को अलॉन्ग विद द साइन और रेडियस r3। बोलो सही बात है? अब नेट पोटेंशियल की यदि मैं बात करता हूं तो नेट पोटेंशियल यहां पर कितना हो जाएगा, ऐसे लिखूंगा ना n, हाँ, सो नेट पोटेंशियल आ जाएगा आपके पास में Vc1 प्लस का Vc2 और प्लस का Vc3। सो इसका मतलब V एट C विल बी इक्वल्स टू KQ अपॉन R माइनस KQ अपॉन R1 और प्लस का KQ अपॉन R2। दैट्स द आंसर। बोलो समझ में आया? सर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा, थोड़ा सा क्या लगा, कॉम्प्लिकेटेड लगा। मैं बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग एक और सवाल करेंगे तब मैं आपको समझाता हूं। अब उसी सेम सवाल में मैंने बोला फॉर द सेम क्वेश्चन, फॉर द सेम क्वेश्चन यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, तो कितना आंसर आएगा? तो आप बोलोगे देखो सिचुएशन कुछ ऐसी थी, ये ऐसी, ये भरा हुआ सा गोला बना दिया मैंने, ये सेंटर और यहां पर आर दूरी पर क्यू चार्ज था। बोलो सही बात है? आर दूरी पर क्यू चार्ज था। अरे था या नहीं था, इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, वही है। तो आप लिखो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सीधा सीधा मैं लिख दूंगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अरे बोलो पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो नहीं लिख सकते? बिल्कुल ऐसे ही सवाल आज के पूरे लेक्चर में बनने वाले हैं। सो उन्हीं सवालों को आपको क्या करना है, फोकस करना है। बोलो समझ में आया? सर समझ में तो आया, लेकिन फिर भी है ना अभी थोड़ा थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जैसे दिमाग चकरा रहा हो। कोई बात नहीं, सवाल एक बार यहां तक जो देखा है उसको वापस से एक बार देखिए, फिर से आपको समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने इस वाले केस में क्या किया था कि मैंने जो चार्ज रखा था उसको सेंटर पर ना रखते हुए थोड़ा सा साइड में रखा था। ठीक है, अब मान के चलो एक ही सवाल करेंगे, एक सवाल से पूरे सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे, वही सवाल बनने वाले हैं, बस चार्जेस की वैल्यू बदलेगी और कुछ भी नहीं होने वाला है। मतलब क्वेश्चन है आपका बड़ा सा, एक सवाल कर लेते हैं, काम खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, आपकी नोटबुक में ध्यान रखना कैसे हो रहा है। ये आपके पास में ये ऐसा मैंने पूरा ले लिया, ठीक है, काफी बड़ा बना दिया ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये आपके पास में वही कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, कॉन्सेंट्रिक शेल बना दिया। देखो ये जो बनाया ना स्टार स्टार सा कर रहा हूं, ये क्या भरा हुआ है, ताकि आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया, इसके सेंटर पर चार्ज क्यू है, इसके सेंटर पर चार्ज क्या है, क्यू है। ध्यान रखिए सेंटर पर चार्ज कितना दिया है, क्यू दिया है। मैंने यहां पर 3 पॉइंट कंसीडर करने हैं। मैंने बोला लेट से मेरे पास में एक पॉइंट है यहां पर ए, एक पॉइंट मैं यहां पर मान लेता हूं बी, और एक पॉइंट मैं बाहर मान लेता हूं सी। ठीक है, 3 पॉइंट मान लिए और सवाल है फाइंड पोटेंशियल, फाइंड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो एक सवाल करना है और आपके सारे सवाल हो जाएंगे एट ए कॉमा बी कॉमा सी। बेसिकली एक सवाल नहीं चल रहा है, ये कितने सवाल हो गए सोच लिया आप, 3 दूना 6 सवाल है एक सवाल के अंदर में। फाइंड
इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 सवाल हो गए, पोटेंशियल के 3 सवाल हो गए। सो ओवरऑल कितने सवाल हो गए? 6 सवाल हो चुके हैं। अब इन सवालों को करने का तरीका समझ जाइए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है भैया, कहां चार्ज इंड्यूस हो सकता है और कहां चार्ज इंड्यूस नहीं हो सकता है, सबसे पहले तो उसे देखिए। ठीक है, टोटल चार्ज सिस्टम के अंदर में कितना है, तो ये देखो सॉल्यूशन अब हम लोग यहां से चालू कर रहे हैं। सो देयर आर 3 चार्जेस, बराबर है, देयर आर 3 चार्जेस इन सिस्टम। सर 3 चार्जेस कैसे आ रहे हैं? पहला देखो, एक है पॉइंट चार्ज, पहला है आपके पास में पॉइंट चार्ज कैप्ट एट सेंटर। बोलो यस और नो। मैं लिखते हुए भी चल रहा हूं ताकि आपको परेशानी नहीं हो। मैंने क्या बोला, सबसे पहला चार्ज तो है क्यू चार्ज, जो इसके सेंटर में रखा है। ये स्फेरिकल है और कंडक्टिंग है, ध्यान रखना, वही हमको पढ़ना है। वैसे देखा जाए तो नॉन कंडक्टिंग में भी कैविटीज होती हैं, ऐसा थोड़ी कि हमेशा कॉपर के अंदर ही कैविटी होगी। लकड़ी के पेड़ के अंदर में भी तो गुफा बन सकती है, तो वो भी तो हो सकता है, लेकिन हम लोग को वो नहीं पढ़ना, वो जेई वालों के लिए छोड़ दीजिए, अपने लिए नहीं है वो। ठीक है, यही पूछ ले तो नसीब मान के चलना, यही काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग सा लगता है। नाउ ये पहला हो गया। अब दूसरा, अब प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल कीजिए। जैसे ही ये यदि आपका मेटल है, ये क्या है, मेटल है, तो इसका मतलब समझ जाइए कि भैया इस क्यू के कारण यहां पर क्या होगा, एक चार्ज इंड्यूस होगा। यस और नो, होगा या नहीं होगा? इसकी वैल्यू कितनी होगी? माइनस क्यू होगी। अरे होगी या नहीं होगी? बोलो होगी या नहीं होगी? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसे एक है ना हॉलो स्फीयर मान लेते हैं। इसे मैं क्या मान लेता हूं, इसे मैं मान लेता हूं सेकेंडली हॉलो, एक हॉलो स्फीयर जैसा बिहेव करेगा। ये कैसा बिहेव करेगा? हॉलो स्फीयर विद चार्ज माइनस क्यू, जिस पर कितना चार्ज है बेटा? माइनस क्यू चार्ज है। और इसकी जो रेडियस है, इनर रेडियस नहीं दी है मैंने, अरे यार चलो कुछ तो भी इनर रेडियस वगैरह ले लीजिए, और नहीं भी देता हूं तो देखो ऐसे कोई डरने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि देखो होता क्या है कि कई बार रेडियस वगैरह के चक्कर में भी हम लोग थोड़ी सी गड़बड़ी कर बैठते हैं। सो आपको जो उचित लगे वो रेडियस आप ले लीजिए। जनरली तो हम लोग क्या करते हैं कि इनर रेडियस मैंने पहले कितनी ली थी उसके हिसाब से चलाऊंगा मैं, R1 और बाहर की R2 ले रखी है। किधर के, ये खाली कैसे हो गया? अरे हाँ ये रहा। सो रेडियस को एक काम कर लेते हैं, इनर रेडियस को R1 मान लेते हैं। क्या नहीं, जरूरी है ये चीजों को नोट डाउन करना, नहीं तो क्या है ना इधर से उधर जब सवाल में पहुंचेंगे, अरे यार, और यहां से मैंने बोला आउटर रेडियस R2 है, तो देखो माइनस क्यू इंड्यूस करवा दिया मैंने, इतना काम हो गया। अब मैंने क्या बोला, इस माइनस क्यू के कारण इस बाहर वाले पर भी तो चार्ज इंड्यूस होगा, जो बाहर की तरफ होगा। और ये बाहर की तरफ कितना चार्ज इंड्यूस होगा, सोचिए आप, सोचिए। तो आप बोलोगे इस बाहर की तरफ जो है वो फिर से प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। देखो अंदर का प्लस पहले क्यू था, उसके कारण माइनस क्यू हुआ, माइनस क्यू के कारण फिर से प्लस क्यू हुआ, तो ये ओवरऑल चार्ज इंडक्शन मैंने यहां पर कर दिया है। तो मेरे पास में तीसरा चार्ज और उपस्थित है, और वो थर्ड चार्ज है। कैसे कि हॉलो स्फीयर विद चार्ज माइनस क्यू, रेडियस माइनस R1, तो यहां पर एक चार्ज आ गया। और एक तीसरा है प्लस क्यू चार्ज, अगेन प्लस क्यू चार्ज ड्यू टू हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस R2। हो सकता है ये थोड़ा सा नीचे नहीं दिखे, लेकिन आपको मैंने डायग्राम के अंदर में पूरा दिखा दिया कि भैया ये हो चुका है। अब यहां पर एक काम कर सकते हैं आप लोग, अब हर एक के कारण आपको देखो सारी चीजों को सिस्टमैटिकली चलते रहना है, सारी चीजों को क्या करना है, सिस्टमैटिक चलते रहना है। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तीनों चीजें चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के सवालों को करते हैं। तो भैया मेरा पहला पॉइंट बनता है, पहला सवाल है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। बोलो अब जरा ध्यान से देखो और सवाल को करने की कोशिश करना। पुराने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाले भी फॉर्मूले सारे आपके रिकॉल होने चाहिए। देखो मैं यहां पर थोड़ा सा छोटा सा बना देता हूं, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। सो यहां पर पॉइंट ए माना था, ये सेंटर था। बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर किनके किनके कारण आएगा,
तो आप बोलोगे पहला जो आएगा ड्यू टू प्लस क्यू एट सेंटर वाले के कारण आएगा, तो उसके कारण आप लिखोगे ये दूरी जो भी है, मैंने मान लिया सेंटर ओ है तो मैंने लिख दिया ई ए ड्यू टू ए ओ, तो आप लिखोगे के क्यू अपॉन ओ ए का स्क्वायर। बोलो सही है, अरे बोलो सही है कि नहीं। और इसकी डायरेक्शन किधर रहेगी, तो ओ से ए की तरफ बेटा इसकी डायरेक्शन रहेगी। बोलो सही है। अच्छा अगला देखिए, अब अगला जो यहां पर दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखोगे वो लिखोगे इस माइनस क्यू के कारण। भैया ये माइनस क्यू याद है या नहीं है, इस माइनस क्यू के कारण लिखोगे। अब माइनस क्यू के कारण जब लिखोगे तो बेसिकली वो एक किसकी तरह बिहेव करेगा, हॉलोस्फीयर की तरह। मतलब आपके पास में ये माइनस क्यू चार्ज है, या फिर मैं बोलूं माइनस क्यू चार्ज है, इसकी रेडियस जो है वो r1 है और आपका पॉइंट कहीं अंदर लाई कर रहा है, तो आप लिखेंगे ड्यू टू माइनस क्यू ऑफ हॉलोस्फीयर। हॉलोस्फीयर बराबर है, तो आप लिखोगे ई ओ ए, जो भी लिखना है, तो ये कितना लिखा जाएगा के क्यू अपॉन, अब यहां पर क्या लिखना है इसको जरा पकड़िए, अब जरा आपको यहां पर पकड़ना पड़ेगा। हॉलोस्फीयर के कारण, हॉलोस्फीयर के कारण ये पॉइंट अंदर है, ये पॉइंट कहां पर है, अंदर है। सो बेटा अंदर में पॉइंट होने के कारण आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हॉलोस्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हॉलोस्फीयर, बोलो क्या आएगा, बराबर 0। तो इसका मतलब ये जो माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ है उसके कारण ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। बिल्कुल सही बात है। अब तीसरा और बच गया, तीसरा और कर लीजिए। तीसरा कौन सा सर जी, तो देखो ये बाहर के गोले पर प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ था, यस और नो, तो आप लिखेंगे ड्यू टू प्लस क्यू इंड्यूस्ड एट आउटर सरफेस। बोलो क्या हो जाएगा, तो बेटा इसके लिए भी पॉइंट ए अंदर है, सो अगेन सिंस आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हॉलोस्फीयर, इसीलिए मैं बोल रहा हूं फॉर्मूले याद होने चाहिए, इनसाइड हॉलोस्फीयर बराबर 0 बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, बोलो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, तो ये आएगा सिर्फ और सिर्फ के क्यू अपॉन ओ ए का स्क्वायर, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, ओ से लेकर के ए की तरफ। बोलो सही है। सर ये तो बहुत आसान है बेटा, पहला सवाल कर रहे हो इसके लिए आसान लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं अगले पे तरफ। अगला है आपका पॉइंट बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी पॉइंट बी के कारण नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। देखो इसको समझाने में और लिखने में बहुत टाइम जाता है, लेकिन एक बार समझ में आ जाए तो बहुत ही आसान है। तो जरा फिर से जरा गोले बना लीजिए। देखो ये आपका गोला है, बोलो सही बात है। अब यहां पर पॉइंट बी जो है वो बेटा यहां पर है, ठीक है, और ये क्या है, ये मेटल की कैविटी है, अरे सॉरी ये तो मेटल सरफेस है। तो आप या तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर कैसे लिख सकते हैं, ई बी बराबर 0। क्यों ऐसा लिख सकता हूं, बोलो क्यों ऐसा लिख सकता हूं, पॉइंट बी इज इनसाइड मेटल, बोलो सही बात है, और मेटल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। ये पॉइंट हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में ही सीख चुके हैं। तो इसके कारण आप या तो डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए, और डायरेक्ट आंसर यदि आप नहीं लिखना चाहते हैं तो बेटा आपको करना क्या पड़ेगा, बोलो यदि डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, ये बेटा यहां पर प्लस क्यू, यहां माइनस क्यू और यहां पर प्लस क्यू। बोलो सही है, ऐसे ही लिखोगे कि नहीं लिखोगे। तो अब आपके पास में ये ऑप्शन है कि आप अलग अलग के कारण लिखो और फिर सॉर्ट आउट करो, यस और नो। लेकिन जब आपको डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड दिख सकता है तो क्यों दिमाग लगा रहे हो। पॉइंट क्लियर है, चलो ओके। अब ये वाला तो पॉइंट ज्यादा डिस्कस करने लायक नहीं बचा, लेकिन तीसरा पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, इसे तो डिस्कस किया जा सकता है। बोलो किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। अब देखो सी के लिए लिखना है, लेकिन मैं गोला इधर बना रहा हूं, ठीक है, गोला इधर बनाया। देखो सी पॉइंट है आउटसाइड द सरफेस, बोलो सही बात है। सो अब यहां पर जो पोटेंशियल लिखा जाना, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखा जाना है वो तीनों के कारण लिखा जाएगा कि सिर्फ एक के कारण लिखा जाएगा, फटाफट से बोलो। तो आप बोलोगे तीनों के कारण, तो बेटा तीनों कौन कौन से, क्यू चार्ज यहां पर,
यहां माइनस क्यू और यहां पर प्लस क्यू। ठीक है, सो हर एक के कारण लिखते हैं सी पर। तो पहला मैं लिखता हूं प्लस क्यू के कारण, तो आपने लिखा E1 मान लेता हूं, ये आएगा के क्यू अपॉन ओ सी का स्क्वायर। सही है भैया, इसके कारण यहां से चार्ज है तो ये डिस्टेंस यहीं से ली जाएगी। तो बोलो सही बात है, यदि यहां से लिखी जाएगी और इसकी डायरेक्शन किधर आएगी, ओ से लेकर के सी तक की डायरेक्शन आएगी। अरे बोलो सही है कि नहीं, क्यू चार्ज है सेंटर पर, उसके कारण ही तो लिख रहे हो। यस, तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करते हुए करना है, देखो हर बार अलग अलग। फिर दूसरा आपका पास में सिस्टम है ये वाला गोला, तो बेटा ये ऐसा गोला है जिस पर माइनस क्यू चार्ज है, जिस पर क्या है माइनस क्यू चार्ज है, और इसके कारण यहां पर सी पॉइंट है और ये इसका सेंटर है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो हॉलो स्फीयर के कारण आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस में यदि कोई पॉइंट होता है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो के क्यू अपॉन ओ सी स्क्वायर। लेकिन इस बार देखिए ये माइनस क्यू के कारण लिख रहे हो तो इसकी डायरेक्शन इस साइड में आएगी, तो बेटा डायरेक्शन इधर हो जाएगी। बोलो सही बात है। अब आपके पास में तीसरा और बच गया, और तीसरा क्या है जरा ध्यान से देखना। तो तीसरा जो है आपके पास में बेसिकली क्या है, ये प्लस क्यू चार्ज वाला सरफेस है जिसकी रेडियस तो R2 है, लेकिन पॉइंट तो बेटा बाहर है, पॉइंट तो क्या है बाहर है। तो इसके कारण जो आप लिखोगे तो वो आएगा के क्यू अपॉन ओ सी स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन फिर से बाहर। बोलो सही बात है। तो देखो यहां पर तीनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं, बीच वाले में नहीं लिखा था क्योंकि मेरे को डायरेक्टली मालूम था पॉइंट कहां पर है, मेटल के अंदर है, और मेटल के अंदर में पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली जीरो लिख के मेरा काम बन जा रहा है। लेकिन इसमें नहीं बन रहा है, इसमें मैंने तीनों लिखे हैं अलग अलग। सो अब ओवरऑल नेट निकाल लीजिए। अब क्या चाहिए आपको, नेट। तो देखो के क्यू अपॉन ओ सी स्क्वायर इस डायरेक्शन में, के क्यू अपॉन ओ सी स्क्वायर इस डायरेक्शन में, दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए, सिर्फ इसके कारण बच गया। तो आप फाइनल आंसर लिख सकते हो के क्यू अपॉन ओ सी स्क्वायर, और ये वाली डायरेक्शन ओ से सी की तरफ। बोलो हो गया सर, ये तो आसान था। मैं कब बोल रहा हूं कि डिफिकल्ट है, बस आपको क्या है ना, इसके टुकड़े करते आने चाहिए। कितने टुकड़े होंगे बस ये समझ जाइए, आपका सवाल हो जाएगा। तो 3 सवाल कर लिए हम लोगों ने, आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए चर्चा करते हैं। ठीक है, किसके लिए चर्चा कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चौथे नंबर पे हम लोग बात कर रहे हैं पोटेंशियल एट ए। देखो कहानी को फिर से वही शुरुआत करिए, देखो ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है, आप तोड़ के करना है, कैसे करना है वो देख लीजिए। ये यहां पर आपका क्यू चार्ज, पॉइंट ए बेटा यहां पर है, और अब मैं यहां पर कहानी की शुरुआत कर देता हूं। ये डिस्टेंस तो ओ पॉइंट है, ये रेडियस R1 है, ये आपका R2 है। बोलो सही है। और यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, और ये आपका सेंटर में क्यू चार्ज है। अब ए पर जब पोटेंशियल लिखोगे तो आप तीनों के कारण लिखोगे कि एक के कारण लिखोगे, तो भैया देखो सबसे पहले आपका बन गया ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज आप फटाफट से पोटेंशियल लिखिए, तो कितना आएगा के क्यू अपॉन ओ ए, या कुछ और, के क्यू अपॉन ओ ए आएगा या कुछ और आएगा। भैया देखो मैं क्या बोल रहा हूं, सिस्टम को तोड़ दीजिए पूरी तरह से, सिस्टम को तोड़ दीजिए पूरी तरह से। तो अब आपके पास में सिर्फ पॉइंट चार्ज के कारण कंसीडर करना है, तो आप लिखोगे के क्यू अपॉन ओ ए। ये और तो सोचना ही नहीं था आपको, आप सोच रहे हैं मतलब कंफ्यूज हैं। चलो अब इसके अलावा कौन है, इसके अलावा यहां पर है, देखो ये आपका हॉलो स्फीयर जिस पर माइनस क्यू चार्ज और पॉइंट यहां पर है, ये सेंटर ओ है, ये पॉइंट ए है, और इसकी रेडियस बेटा ये R1 है। अब बोलो, सो ये है आपका हॉलो स्फीयर के कारण, और मतलब मैं लिखूंगा ड्यू टू हॉलो स्फीयर। भैया ड्यू टू हॉलो स्फीयर, और ड्यू टू हॉलो स्फीयर लिखूंगा तो मैं लिखूंगा के माइनस क्यू अपॉन सीधा सीधा रेडियस लिखी जाती है। यदि आप याद हो तो जब पॉइंट स्फीयर के अंदर लाई करता है हॉलो स्फीयर, चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, और यदि कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, सबके लिए पोटेंशियल में क्या लिखते हैं, यदि पॉइंट अंदर हो तो हम लोग रेडियस लिखते हैं, तो वही के क्यू अपॉन R1। मतलब बेटा इसका आंसर आएगा माइनस का के क्यू अपॉन R1। बोलो ठीक है, 2 हो गए। अब तीसरा और बच गया। तीसरा किसके कारण लिखना है बेटा, तीसरा लिखना है आपका ये बड़ा वाला गोला जिसकी रेडियस है R2, पॉइंट बेटा अंदर कहीं है यहां पर, और इस पर चार्ज प्लस क्यू है। बोलो सही है। तो आपको लिखना है अगेन ड्यू टू हॉलो स्फीयर, लिखना तो अगेन फिर से किसके कारण है, हॉलो स्फीयर,
और जब भी हॉलोस्फीयर के कारण लिखा जाता है तो आप क्या लिखते हो, आप सीधा सीधा रेडियस का यूज करते हो, तो आप लिखोगे के प्लस क्यू अपॉन R2। बोलो सही है। तो तीनों के कारण लिख दिया। तीनों के कारण लिखने के पश्चात आपको क्या करना है, नेट पोटेंशियल, और नेट पोटेंशियल मतलब सबका समेशन। तो कितना आएगा बोलो फाइनल आंसर। मैं ऊपर लिख दूं क्या यहां पर, तो आप लिखोगे के क्यू अपॉन ओ ए। अब ये डिस्टेंस मैंने दी नहीं थी ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं है, प्लस के, प्लस नहीं बेटा, माइनस के क्यू अपॉन R1 प्लस के क्यू अपॉन R2, दैट्स इट। ये बेटा पोटेंशियल एट ए आ गया। ऐसे ही आपको पोटेंशियल एट बी निकालना है। तो ये देखो सवाल बहुत लंबा दिया है मैंने, आपको ऐसा फील हो रहा होगा बेसिकली मैं 6 सवाल करवा रहा हूं आपको। एग्जाम में 6 नहीं पूछेगा, एग्जाम में इनमें से किसी एक सवाल को आपसे पूछेगा। हमने भले ही यहां पर 6 कर लिए हैं। चलो अगला है 5वें नंबर वाला, पोटेंशियल एट बी। पोटेंशियल एट बी, तो देखो फिर से वो डायग्राम थोड़ा सा तो बनाना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। देखो ये आपका ऐसे बना दिया मैंने। अब यहां पर लिख दीजिए क्या क्या चीजें हैं। सेंटर ओ, यहां से कुछ दूरी पर पॉइंट ए है, अंदर वाले की रेडियस बेटा R1 है, बाहर वाले की रेडियस R2 है। इस पर यहां पर सेंटर पर जो है वो आपका क्यू चार्ज, इस पर माइनस क्यू चार्ज और इस पर प्लस क्यू चार्ज, जो कि इंड्यूस होने के पश्चात मैंने लिख दिया है। अब आपको ध्यान क्या देना है, टुकड़े करते चले जाइए। तो पहला आएगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू क्या, पॉइंट चार्ज। तो बोलो पॉइंट चार्ज की सिचुएशन कैसे बनाओगे, बी पॉइंट कहां है, दिस इज योर पॉइंट बी। अब ये पॉइंट है बेटा मेटल के अंदर, तो क्या मैंने मेटल के अंदर में ऐसे बोला है कि डायरेक्टली की पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला है। क्या मैंने ये बोला है, नहीं। तो आप लिखोगे पॉइंट चार्ज के कारण लिखा जाता है के क्यू अपॉन वो डिस्टेंस, तो बेटा वो डिस्टेंस है यहां पर ओ बी। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो कहीं डायरेक्शन मत लगा देना इसमें, इधर आएगी करके, नहीं गलत हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई है, यस और नो। तो आपने बोला बिल्कुल सही है। अब किसके कारण लिखना है, अब आपको दूसरा जो लिखना है वो है ड्यू टू हॉलोस्फीयर, ड्यू टू हॉलोस्फीयर जो कि अंदर वाला है, ड्यू टू हॉलोस्फीयर जो कि अंदर वाला है। सो अंदर वाले के कारण, तो देखो एक बार डायग्राम बना लीजिए, चाहिए तो कोई, देखो शर्माने की कोई बात नहीं है। यहां पर पॉइंट बी है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है, इसकी रेडियस R1 है, बोलो सही है। तो इसके कारण आपको अभी पोटेंशियल लिखना है, तो बोलो कितना लिखा जाएगा। तो आप लिखोगे कितना आएगा बेटा, के इंटू माइनस का क्यू अपॉन डिस्टेंस ओ बी, मतलब आंसर आएगा माइनस का के क्यू अपॉन ओ बी। बोलो सही है भैया। हॉलोस्फीयर के कारण पोटेंशियल लिखना है, पॉइंट आपका बाहर है, बस इतना ही तो फर्क है, यस और नो। अच्छा 2 हो गए, अब तीसरा बच गया आपका। बोलो तीसरा कौन सा, तीसरा बेटा ये बड़ा वाला गोला जिस पर प्लस क्यू चार्ज है, हॉलोस्फीयर ही है, लेकिन पॉइंट बी बेटा इस बार अंदर है। ठीक है, पॉइंट बी इस बार क्या है, अंदर है। तो बोलो कैसे करोगे, तो आप इसमें लिखोगे हॉलोस्फीयर के लिए जब पॉइंट अंदर होता है, ठीक है। या अब यदि आप बोलोगे सर यहां तो मेटल वाला पार्ट है, तो ये तो मेटल के अंदर है, तो भी दोनों ही केसेस में आप लिखोगे कितना, के क्यू अपॉन इस सेंटर से बेटा इसकी रेडियस जो कि है R2, तो आप आंसर लिखोगे के क्यू अपॉन R2। बोलो क्या तीनों के कारण लिख दिया। इसके बाद का स्टेप क्या है, इसके बाद का आपका जो फाइनल स्टेप है वो है नेट, मतलब वीबी का आंसर आएगा के क्यू अपॉन ओ बी माइनस के क्यू अपॉन ओ बी प्लस के क्यू अपॉन R2, मतलब फाइनल आंसर आएगा के क्यू अपॉन R2। जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे इन सवालों की, तो तब आप डायरेक्ट रिजल्ट लिख पाओगे, तब आप डायरेक्ट रिजल्ट लिख पाओगे। लेकिन बेटा इसके लिए बहुत तगड़ी प्रैक्टिस चाहिए। तो अब आप सोचिए, खुद से सवाल बनाने पड़ेंगे बैठ के आपको, सवालों में कोई अंतर नहीं आएगा, यही सवाल है बेसिकली। क्यू की जगह Q2 Q3 क्यू लिख लेंगे, या 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम 5 कूलम लिख लीजिए। मतलब इस सवाल को कम से कम बेटा 10 बार प्रैक्टिस करनी है, कम से कम कितनी बार, 10 बार प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आपका हाथ बैठेगा इस पे। आगे बढ़ जाओ। अब हमारा एकमात्र पॉइंट रह गया और वो है सी। तो आपको लिखना है तीसरा पॉइंट है
पोटेंशियल एट सी, पोटेंशियल एट सी। मैंने फिर से बेटा बड़ा गोला, इसके अंदर छोटा गोला, ये सेंटर ओ, यहां पे पॉइंट ए तो बनाने की जरूरत है ही नहीं है, और इसको मैंने भर दिया थोड़ा सा, और पॉइंट सी बेटा आपका यहां है, ठीक है। और इसके अलावा क्या बच गया, इसकी रेडियस R1 और इसकी रेडियस R2, यहां पर प्लस क्यू चार्ज, यहां माइनस क्यू चार्ज, और यहां पर प्लस क्यू चार्ज। बोलो सही है। अब फिर से वही कहानी, पहला आप निकालोगे किसके कारण, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कौन सा पॉइंट चार्ज, जो सेंटर पर रखा है, बराबर है। तो बेटा इस सेंटर वाले पॉइंट के कारण यहां पर यदि सी है, ये ओ है, तो बोलो कैसे लिखोगे आप, फटाफट देखो और फटाफट बताओ। तो आप लिखोगे V बराबर लिखा जाएगा KQ अपॉन OC। बोलो सही है। अब दूसरा कौन सा आएगा, दूसरा आएगा ड्यू टू हॉलोस्फीयर, लेकिन कौन सा वाला, अंदर वाला। ड्यू टू हॉलोस्फीयर कौन सा वाला, अंदर वाला। तो डायग्राम बना लीजिए, इस पर बेटा माइनस क्यू चार्ज और पॉइंट सी बाहर है, और इसकी रेडियस R1 है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। तो आप क्या लिखोगे बेटा, यहां पर लिखो जाएगा K माइनस क्यू अपॉन OC। क्यों, हॉलोस्फीयर के लिए यदि पॉइंट बाहर होता है तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। हॉलोस्फीयर में जहां पर पोटेंशियल निकालना है, यदि वो पॉइंट इस स्फीयर के बाहर है तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो K माइनस क्यू अपॉन OC, मतलब आपने लिख दिया माइनस का KQ अपॉन OC। और तीसरा वाला जो है वो है किसके कारण लिखना है बेटा, ये यहां पर आ गया, फिर से प्लस क्यू चार्ज जो बाहर है, ये सेंटर बेटा O है, और इसकी रेडियस R2 है, लेकिन ये पॉइंट जो है बेटा वो इसके भी बाहर है। तो अब आप इसके कारण लिखोगे तो देखो पॉइंट अगेन गोले के बाहर, पॉइंट गोले के बाहर, मतलब आपने लिख दिया KQ अपॉन OC। बोलो सही है। तो बस ये KQ अपॉन OC। इसके बाद फाइनल क्या करना है आपको, फाइनल चाहिए V एट C, मतलब नेट पोटेंशियल। तो देखो ये आपस में कट जाएंगे और ये आपका बच जाएगा, तो आंसर आ जाएगा KQ अपॉन OC। बोलो सही है। तब यहां से आपने क्या सीखा होगा वो पहले आप बता दीजिए। जो सीख गए वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं सीखे उनको समझा देता हूं मैं कि एक फिर से डायग्राम बनाने के बाद में वो ये है कि देखो जब कभी भी ऐसा कोई सवाल आए जहां पर ये ऐसा आपको मेटालिक क्या बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक शेल दिया हो, मान के चलो ये सेंटर O है, अंदर की रेडियस R1 है, बाहर की रेडियस R2 है, तो इसमें और सेंटर पर चार्ज प्लस क्यू दिया गया है, ठीक है, कुछ भी दिया हो। तो यदि कोई पॉइंट यहां लाई कर रहा है तो इसके कारण यहां पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो हमेशा आंसर 0 ही आएगा। यदि बाहर कहीं पूछा है तो सीधा सीधा पॉइंट चार्ज मान के यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं KQ अपॉन जो भी है R²। और यदि पोटेंशियल लिखना है तो सीधा सीधा KQ अपॉन R हो जाएगा। तो यहां पर एक पॉइंट आपके दिमाग में आएगा, जैसे हम लोग आगे चल के इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में बात करेंगे कि देखो ये जो इंड्यूस चार्जेज है उसके कारण कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपका। मतलब यदि ये मेटल का ये होता तो भी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होता, और ये मेटल का लगा दिया है तो भी उतना ही है। सिमिलरली पोटेंशियल भी पहले जितना था उतना ही है, इसके लगाने से कोई फर्क यहां पर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई? श्योर हैं? अच्छा, इस पे अब डायरेक्टली सवाल भी बनाए जा सकते हैं। डायरेक्टली सवाल कैसे बना के देता है, देखो ध्यान रखो, उसमें ऐसा बोल देता है कि ये तो मैंने इंड्यूस वगैरह से पूरा कॉन्सेप्ट लगा के कराया, विदाउट इंड्यूस के भी बोल सकता है। मतलब कैसे, जैसे मैंने यहां पर क्यू चार्ज सेंटर पे रखा तो आपको डेफिनेटली आइडिया आना ही चाहिए आपके दिमाग में कि भैया चार्जेज इंड्यूस भी होंगे। और ये सबसे बड़ी परेशानी कहां पर होगी, यदि कोई बीच वाले पे पहुंच लिया है, बाहर वाले पे तो दिक्कत नहीं क्योंकि कट जाते हैं, लेकिन यदि मैंने पोटेंशियल पूछा होता इस पॉइंट पर तो बेटा बहुत परेशानी होती है क्योंकि कटते नहीं है, पोटेंशियल में नहीं कटेंगे ना। क्यों? क्योंकि सबकी रेडियस बदलती जाती है। तो इस पॉइंट पर यदि पोटेंशियल पूछ लिया तो ही दिक्कत होगी, बाहर वालों में कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसे यहां पर यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे 0, और पोटेंशियल 2 के कारण कट जाता है, 1 के कारण बच जाता है। यस और नो? और वो कितना होगा,
तो ये क्यू चार्ज ये बड़ी वाली रेडियस के अंदर में पॉइंट फंस गया तो KQ/R2। प्रैक्टिस कीजिए, 6 की 6 चीजों को सामने रख के एनालाइज कीजिए, तभी आप इस सवाल को कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। क्या ये बात समझ में आ गई? श्योर हैं? चलो हम लोग थोड़ा सा है ना, मैं क्या करता हूं ना, थोड़ा सा आगे बढ़ाने पर ये लिख सकता हूं, क्या बोलते हैं, अलग अलग चार्जेस मान के चलो दे दिए, अलग अलग चार्जेस का सवाल कैसे देता है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैं लेके आया यहां पे जबरदस्ती, अब तो पोटेंशियल के सवाल चलने। ऐसे दे दिया उसने, देखो ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे में उसने क्या बोला, देखो ये आपका सेंटर है O, यहां पर चार्ज है Q1, यहां पर चार्ज है Q2, इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस है R2, और बेटा आपसे बोल दिया एक पॉइंट है यहां पर, एक पॉइंट है यहां पर, और एक पॉइंट है यहां पर। सवाल समझ में आया? अंदर वाली सरफेस पर Q1 चार्ज है और बाहर वाली पर Q2 चार्ज है, ठीक है। नो इंडक्शन, कुछ नहीं है, सिंपल क्या बोला है, कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर है। लिख देता हूं मैं, सवाल बोला गया है कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर, कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर। अब कई लोगों के मन में आया होगा सर पिछले सवाल में और इस सवाल में क्या फर्क है। पिछले सवाल में एक तो शेल था, पहली बात तो वो भरा हुआ था, मैंने खाली बनाया है। ये क्या है, कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर है। और दूसरा मैंने यहां पर अब चार्ज इंड्यूस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी Q1 और Q2 दो अलग अलग चार्जेस दे रखे। उसमें क्या होता था, पहले एक ही चार्ज दिया होता था, तो उसके कारण वहां पर हम लोग इंड्यूस भी करते थे। हालांकि हम लोग इंडक्शन का और भी आगे देखेंगे जब हम लोग प्लेट्स के लिए बात कर रहे होंगे, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई? सो बेटा ABC पर लिखना है, तो अब सीधा 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 दिमाग लगा के यूज करके बताइए क्या लिखूं। A पर, तो बेटा A पर जो पोटेंशियल लिखा जाएगा, एक तो इस Q1 के कारण आएगा और एक इस Q2 के कारण आएगा। बोलो आएगा या नहीं आएगा? तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। अब यदि Q1 के कारण देखते हो तो बेटा Q1 के कारण एक काम करो, इधर लिख के बना के दिखाऊं क्या, पहले आपको बना के दिखा देता हूं, ताकि क्या है ना, कई लोग कंफ्यूज तो नहीं होंगे। देखो ये आपका बना दिया, ये पॉइंट है A, तो ये Q1 है इस पर, तो आप लिखोगे कितना, KQ1 अपॉन इसकी, ये सेंटर से इसकी रेडियस, तो R1। बोलो सही बात है। Q1 के कारण ऐसे लिखना है कि नहीं लिखना है? तो आपने बोला बिल्कुल सही है। अच्छा, और Q2 के कारण कैसे लिखोगे, तो ये बड़ा गोला बना दिया और ये Q2 चार्ज है, तो इसकी रेडियस तो R2 है, तो इसके कारण लिखोगे तो KQ2 अपॉन R2। पॉइंट तो बेटा अंदर ही है, वही वाला पॉइंट A जो है। सिंपल फॉर्मूला का खेल चल रहा है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं एक ही साथ में सवालों को ले रहा हूं ताकि आपको डिफरेंशिएट करवा सकूं। तो बोलो ये समझ में आया? तो इसका मतलब ये है कि जो नेट आंसर आएगा, नेट आंसर कितना लिखोगे, बोलो A पॉइंट पर फटाफट। अब बिल्कुल बिना सुस्ताए काम करना है। पहला है पोटेंशियल एट A विल बी इक्वल्स टू KQ1 अपॉन R1 प्लस KQ2 अपॉन R2। बोलो समझ में आया? दूसरा वाला पोटेंशियल एट बी निकालना है इस बार आपको, तो बोलो पोटेंशियल एट बी किसके किसके कारण आएगा, किसके किसके कारण आएगा? तो आप बोलोगे Q1 के कारण भी आएगा और Q2 के कारण भी आएगा। तो अब आप देखिए V एट बी विल बी इक्वल्स टू KQ1 अपॉन, अब ये जो पॉइंट है B इस गोले के बाहर है बराबर, और ये खाली स्पेस है, मतलब आप सीधा सीधा लिखोगे OB डिस्टेंस प्लस, अब आपको लिखना है Q2 के कारण। जब Q2 के कारण लिखोगे तो बेटा इस गोले के अंदर ये पॉइंट फंस गया, तो आप लिखोगे KQ2 अपॉन इसकी रेडियस मतलब R2। यही तो फर्क हो रहा है, इस डिफरेंस को पहचान लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा सवाल है वो है अभी पोटेंशियल एट C। तो C बेटा दोनों के लिए बाहर है, Q1 के लिए भी बाहर है, तो आप सीधा सीधा लिख दोगे KQ1 अपॉन OC, और Q2 के लिए भी बाहर है तो KQ2 अपॉन OC। बेटा ये तीनों सवाल यहां पर और करवा दिए मैंने। तो टोटल देख लीजिए आज के लेक्चर में, भले ही सवाल आपको दिखने में 2 लगे होंगे, लेकिन हर एक सवाल के अंदर में, इसमें 3 सवाल थे। मैं चाहता तो इसमें फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे सवाल करवा सकता था, लेकिन अब आप देखिए क्या इस तरह से आप कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए
यही सवाल पूछे जाने की संभावना रहती है एग्जाम में, क्योंकि देखो जिसको कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया उसका काम आसानी से हो गया, जिसको कॉन्सेप्ट पकड़ में नहीं आया वो बेटा बैठा रहेगा, ढूंढता रहेगा कि मैं क्या करूं अभी। सिमिलर वे में क्या मैं यही सेम सवाल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फिर से रिपीट करवा सकता हूं आप लोगों से? बोलो करवा सकता हूं नहीं करवा सकता? बस यहां पे क्या है, खाली जगह ही तो दी है ना मैंने, ब्लैंक स्पेस है और अलग अलग चार्ज दे रखे हैं। तो क्या करना होगा, देखो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो Q1 के कारण अंदर है तो 0 आएगा, और Q2 के कारण भी अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए 0, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए 0 आएगा। बोलो आएगा या नहीं आएगा? फटाफट से देखिए और फटाफट से बोलिए। आपने बोला सही बात है। अच्छा बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, Q1 के कारण तो बाहर है, Q1 के कारण तो बाहर है, तो Q1 के लिए आएगा के Q1 अपॉन ओ बी स्क्वायर, प्लस Q2 के लिए पॉइंट अंदर हो गया तो Q2 के कारण 0 आएगा, मतलब बी पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा के Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। बोलो सही है। और सी के लिए बेटा, सी पॉइंट पर यदि मैं बात करूं तो Q1 के लिए भी पॉइंट सी बाहर है और Q2 के लिए भी पॉइंट सी बाहर है, तो के Q1 अपॉन ओ सी स्क्वायर प्लस के Q2 अपॉन ओ सी स्क्वायर, बिल्कुल सिमिलर चलेगा। बोलो समझ में आ रहे हैं सवाल? मुंह जबानी कर पाओगे, बशर्ते आप इन दोनों सवालों को जो मैंने अभी यहां पर करवाए हैं उनको आप थोड़ा सा मेहनत दीजिए, कष्ट दीजिए, और उसके बाद में 2 बार 3 बार आप इन्हें करने की कोशिश कीजिए। ये हमारी आप लोगों से एक विनती है और नम्र विनती कर रहे हैं बेटा हम लोग कि आप इन सवालों को करिए, ठीक है। इसके आगे जो हमारे पास में टॉपिक आता है वो आता है कनेक्शन ऑफ टू कंडक्टिंग स्फीयर्स। मतलब हम लोग अब क्या करेंगे, इन गोलों को जोड़ेंगे। अभी तक जो मैं करवा रहा हूं गोलों को जोड़ नहीं रहा हूं, जोड़ रहा हूं क्या, नहीं जोड़ रहा हूं। तो आगे वाले केस में क्या होगा कि हम लोग गोलों को जोड़ेंगे, और जब गोलों को जोड़ेंगे तो उस केस में क्या होगा कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब अगला जो हमारा हेडिंग होगा वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड रहेगा। तो पहले कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स को जोड़ेंगे, उसके बाद में मेटेलिक प्लेट्स को लगाएंगे, और उन मेटेलिक प्लेट्स के कारण चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सीखेंगे। और मेटेलिक प्लेट का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सीखते ही इसका मतलब हमें कैपेसिटेंस के बारे में एक बेसिक सा आइडिया आने लग जाएगा, और हम लोग कैपेसिटेंस वाले टॉपिक में मूव ऑन करेंगे। सो जाने से पहले एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने। हम लोगों ने आज हेडिंग डाली है भैया मेटेलिक शेल हम लोगों के पास में एक दिया है, तो हम लोगों को अलग अलग पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला जो सवाल है उसमें मैंने क्या किया है कि एक मेटेलिक शेल लिया, इनर रेडियस R1 और ये आउटर रेडियस R2 वाला, जिसमें सेंटर से R दूरी पर एक पॉइंट चार्ज Q रख दिया है, और मैंने सेंटर पर पोटेंशियल पूछा है। तो हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट सीखा था इंड्यूस चार्ज का कॉन्सेप्ट, उसके बेसिस पर ये सवाल करना है। हमें कैसे पता लगेगा, तो भैया हमेशा ऐसे ही करना है। भैया अब तो धीरे धीरे करती तो आगे कॉन्सेप्ट सीखते हुए जा रहे हो। तो भैया इस Q के कारण आपने लिख दिया आर दूरी पर पोटेंशियल, सीधा सीधा लिखा जा सकता है। इस Q के कारण अंदर वाले सरफेस पे माइनस Q चार्ज इंड्यूस होगा और बाहर वाले पर प्लस Q चार्ज इंड्यूस होगा। तो अंदर वाले के कारण आपने लिख दिया माइनस KQ अपॉन वो डिस्टेंस लिखोगे कि रेडियस लिखोगे, तो रेडियस लिखोगे। क्यों? क्योंकि हॉलो स्फीयर के अंदर का एक पॉइंट है, तो सीधा सीधा रेडियस लिखना है, तो KQ अपॉन R1 आ जाएगा, लेकिन माइनस आएगा। और लास्ट में इस बाहर वाले पर जो Q चार्ज इंड्यूस हुआ है उसके कारण, उसके लिए भी ये पॉइंट अंदर है, तो प्लस KQ अपॉन R2। सो इस प्रकार से आपने इसके आंसर लिख दिए। नेट पोटेंशियल आपका आंसर आ रहा होगा। अच्छा सेम क्वेश्चन के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जब लिखना है तो इस Q चार्ज के कारण यहां पर लिखोगे तो QQ अपॉन R स्क्वायर आएगा, पॉइंट चार्ज के कारण, फिर माइनस Q के कारण। तो बेटा माइनस Q के कारण पॉइंट अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बाहर के प्लस Q के कारण भी पॉइंट अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो सिर्फ और सिर्फ इसी के कारण आएगा। आगे बढ़ गए, हम लोगों ने बहुत बड़ा सा सवाल लिया। मैंने क्या किया, एक मेटालिक शेल लिया, कॉन्सेंट्रिक शेल बोल सकते हैं। उसमें मैंने क्या किया, सेंटर पर चार्ज Q रखा, और इनर रेडियस R1 आउटर रेडियस R2, ये मेटल की या कंडक्टिंग बॉडी है, और आपको ABC 3 पॉइंट दे दिए। एक शेल के अंदर के भी अंदर है, एक इस मटेरियल वाले पार्ट में, और एक बाहर है, और तीनों के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल लिखने को बोला है। हमने शुरुआत करी है कहां से, पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने बोला भैया सेंटर पे चार्ज Q है, इसके कारण माइनस Q चार्ज यहां इंड्यूस होगा, और इस माइनस Q के कारण बाहर प्लस Q चार्ज इंड्यूस होगा। तो ओवरऑल मेरे पास में एक पॉइंट चार्ज है, ओवरऑल मेरे पास में एक पॉइंट चार्ज है, एक हॉलो स्फीयर है जिस पर माइनस Q चार्ज है, और एक फिर से हॉलो स्फीयर है जिस पर मेरे पास प्लस Q चार्ज है। सो ओवरऑल मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि मेरे पास 3 चीजें हो गई, एक
पॉइंट चार्ज, एक सरफेस है जिस पर माइनस क्यू चार्ज है, और एक ये प्लस क्यू चार्ज वाली सरफेस। आगे बढ़ा, हर एक के कारण करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट ए पर शुरुआत करी। पॉइंट ए क्या है? पॉइंट ए के लिए इस पॉइंट के कारण के क्यू अपॉन ओ ए स्क्वायर, माइनस क्यू के कारण पॉइंट अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, बाहर वाले प्लस क्यू के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ओवरऑल हम लोगों ने सॉल्व करके निकालना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन ओ ए स्क्वायर आया। अगले में हम लोग पॉइंट बी पर पहुंच गए। पॉइंट बी जो है इस कंडक्टिंग बॉडी के अंदर है, और कंडक्टिंग बॉडी या मेटल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, तो सीधा सीधा आंसर जीरो हो जाएगा। फिर हम जो सी पॉइंट पे पहुंचे, सी पॉइंट जो है बेटा बाहर है सबके लिए, तो इस पॉइंट चार्ज के कारण आएगा के क्यू अपॉन ओ सी स्क्वायर। इस माइनस क्यू चार्ज के लिए भी बाहर है तो आएगा माइनस के क्यू अपॉन ओ सी स्क्वायर, या बोल सकते हैं के क्यू अपॉन ओ सी स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। और फिर से इस प्लस क्यू चार्ज के कारण लिखा जाएगा के क्यू अपॉन ओ सी स्क्वायर। दो कट जाएंगे तो बचेगा के क्यू अपॉन ओ सी स्क्वायर। ठीक है, जो मैंने यहां पर आपको करके दिखाया है। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट चालू होता है। पॉइंट ए पर पोटेंशियल, तो बेटा क्यू चार्ज के लिए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा तो के क्यू अपॉन ओ ए। माइनस क्यू चार्ज के लिए पॉइंट अंदर हो गया तो के माइनस क्यू अपॉन रेडियस आर वन, और प्लस क्यू चार्ज इस बाहर वाले प्लस क्यू चार्ज के लिए भी पॉइंट अंदर है तो आप लिखोगे कितना, के क्यू अपॉन बड़ी वाली रेडियस आर टू। सबको ऐड कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। फिर पॉइंट बी जो कि इस कैविटी मेटल के अंदर है उसके लिए लिखना है, तो बेटा पॉइंट क्यू के लिए पॉइंट बाहर है तो के क्यू अपॉन ओ बी। इस माइनस क्यू के लिए भी पॉइंट बाहर है तो माइनस के क्यू अपॉन ओ बी, और इस बाहर वाले प्लस क्यू के लिए पॉइंट बी अंदर है तो बेटा के क्यू अपॉन इसकी रेडियस मतलब आर टू। तो सब मिला जुला के के क्यू अपॉन आर टू बन चुका है। और लास्ट में बचा है सी पॉइंट पर। सी तो सबके लिए बाहर है तो के क्यू अपॉन ओ सी, माइनस के क्यू अपॉन ओ सी और प्लस के क्यू अपॉन ओ सी, तो दो कट जाएंगे तो के क्यू अपॉन ओ सी। फिर उसके बाद में मैंने एक और सवाल करवाया जिसमें अलग अलग चार्जेस दे रखे। ये सेम सवाल करवा रहा हूँ क्या? ओके, सवाल सेम नहीं है। मैंने इसमें बोला कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा ये शॉर्टकट थी। इसके बाद में मैंने पास सवाल में Q1 और Q2 दो चार्जेस लेके मैंने सेम सवाल को रिपीट करवाया। बस मैंने क्या बोला, सेंटर पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर Q2। तो ऐसा मत कर देना बेटा इसके Q1 के कारण फिर माइनस Q1 इंड्यूस कर दिया, नहीं, क्योंकि यहाँ पर खाली जगह दे रखी है, कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर्स हैं। तो वही सेम सवाल पोटेंशियल के लिए करवाया। तो ए पॉइंट बेटा सबसे अंदर है तो इसके लिए के Q1 अपॉन R1 आएगा, और Q2 के कारण के Q2 अपॉन R2 आएगा। बी पॉइंट यहां पर है, इसके लिए Q1 के लिए बाहर हो गया, Q2 के लिए अंदर हो गया, तो Q1 के हिसाब से आएगा के Q1 अपॉन OB, और Q2 के हिसाब से आएगा के Q2 अपॉन रेडियस R2। और सी पॉइंट दोनों के लिए बाहर है तो के Q1 अपॉन OC प्लस के Q2 अपॉन OC। तो इस तरह से ये हमारे सवालों का पैटर्न चलता है। अब इसके अंदर में हम लोग कनेक्शंस करेंगे वायर्स लगा के, और वायर से डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे एक बार, और उसके बाद में फिर मेटालिक प्लेट्स आएंगी, फिर हम लोग कैपेसिटर की तरफ मूव ऑन करने वाले रहेंगे। सो बेटा आज के अपने सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मुलाकात फिर से होगी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए